माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जय हिंद। आज माहौल अच्छा है ना। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 141, श्रीमती जसकौर मीणा। प्रश्न संख्या 141। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान योजना के कार्ड आज भी अधिकांश पात्र नागरिकों को नहीं मिले हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या बहुत है, जो लाल पत्थर के नक्काशी के कार्य करते हैं। सिकंदरा कस्बे में हजारों की संख्या में सिलिकोसिस के शिकार होते हैं। उनकी कारीगरी का मिसाल राम मंदिर और हमारी संसद में भी है। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ, क्या सिलिकोसिस के लिए सिकंदरा में स्पेशल कोई हॉस्पिटल या व्यवस्था की जाएगी? एक मैं आग्रह करूं कि मंडे से ऐसे सब सदन सहमत होगा। बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछे माननीय सदस्य और शॉर्ट में माननीय मंत्री उत्तर दे। बिल्कुल एकदम सबके क्वेश्चन की थोड़ा विस्तार तो देना पड़ेगा सर। क्वेश्चन की डिटेल आपने पढ़ रखी है, पूरी आंसर आपको आ चुका है। अब उसके अलावा मंत्री जी आंसर के अलावा आंसर देंगे आपको। ये अलावा ही है सर। माननीय मंत्री महोदय को भी यही बोला है मैंने, केवल आपको नहीं बोला, पहले इधर उधर दोनों को साथ बोला है। आप थोड़ा इसको लगा लो मशीन को, मैंने दोनों को बोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा आपकी सलाह का हम सचमुच पालन करेंगे, शॉर्ट में रिप्लाई करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कम बन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने के लिए गति से काम चल रहा है। आज तक हम पर थोड़ी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर बनाते थे तो कम बनता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी सिस्टम चालू की है। इस सिस्टम के अनुसार पर डे आज 7 से 8 लाख कार्ड डेली बन रहा है और अगले 4-6 महीने में हम देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले, उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि 2011 की जो सेंसस के आधार पर सूची बनी, क्या इस सूची को आगे बढ़ाई जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में जो सूची बनी थी, ये सूची के मुताबिक ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना था, लेकिन जब हमने योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना चालू किया तो सूची के मुताबिक हम कार्ड बनाना था और व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए निकले तो बहुत कम लोग मिले, 25% ही लोग मिले। तो हमने कहा कि इस दृष्टि से हम 10 करोड़ फैमिली को कभी कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, 50 करोड़ लोगों को हम हेल्थ सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने तय किया कि शायद ये व्यक्ति मिले ना मिले, लेकिन राज्य सरकार ये सूची के मुताबिक हमने तय किया है कि गुजरात में हमें 50 लाख लाभार्थी है, उसमें से हमें 10 लाख मिला है, 40 लाख नहीं मिला। तो राज्य सरकार जो सूची देगी वो सूची को हम मान के 50 लाख दे देंगे, 50 लाख कार्ड पूरा कर देंगे, ताकि सब नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध हो जाए और उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिले। श्री चुन्नीलाल साहू महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि परित्यक्ता या महिला मुखिया परिवार जिनमें वयस्क हो लेकिन उनकी आय नगण्य हो और दिव्यांग जिनके घर में आय नगण्य हो, क्या ऐसे परिवार को भी सुविधा देंगे? और छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष महोदय निजी अस्पतालों में सुविधाएं पूरी लागत नहीं दी जा रही है, क्या उसके लिए आदेश करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग सचमुच गरीब है, नीडी है और यहाँ जो माननीय सदस्य ने सूचित किया, ऐसे सब लोग इस सूची में शामिल है। ये सब लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी और आपके यहाँ भी सभी स्टेट में हमने पैकेज तय करके रखा है। ये पैकेज के मुताबिक
जो भी स्टेट गवर्नमेंट और भारत स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना में एनपैनलमेंट हो सकती है। जो हॉस्पिटल भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना में एनपैनल है, उसको तुरंत ही जैसा हो अपना बिल सबमिट करे, भारत सरकार उसको बिल पे कर देती है। और इसलिए देश में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन सुदृढ़ अभी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 1 साल में प्राइवेट 1500 से अधिक हॉस्पिटल जुड़ी है, ताकि वहां लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां अपोलो जैसी बड़ी हॉस्पिटल, जहां एक अमीर व्यक्ति का इलाज होता हो, वहां मोदी जी की ये योजना की वजह से गरीब परिवार के कोई सदस्य का भी इलाज अपोलो में हो रहा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री माननीय फारूक अब्दुल्ला जी। थैंक यू सर। मैं मंत्री जी से इतना ही पूछता हूँ, कई अस्पताल हैं जो ये नहीं मानते हैं आपके कार्ड, आपके लिस्ट में हैं वो, मगर गरीब लोग जब जाते हैं वो लोग नहीं मानते। क्या आपने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है कि जहाँ पे ऐसा हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज तक 22,000 हॉस्पिटल को एनपैनल किया है। 22,000 हॉस्पिटल जो एनपैनलमेंट है, उसमें जो भी पेशेंट जाते हैं उसको वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है। माननीय सदस्य कोई हॉस्पिटल का इंडिविजुअल मुझे नाम बताएंगे तो मैं अवश्य ये हॉस्पिटल के साथ बातचीत करके उसको एनपैनलमेंट होने के लिए आग्रह भी करूंगा, ताकि गरीब लोगों को इलाज मिलने में सुविधा रहे। बीवी सत्यवती, डॉक्टर बीवी सत्यवती। Thank you, Speaker, sir. I want to ask, through you, I want to ask the Honorable Minister of Health, because has the government given any thought to empaneling more private hospitals? Because at present it's only 11,700 only private hospitals are registered as in your reply. Because the vulnerable sections, as at present, the number of empaneled hospitals is extremely low compared to the number of people utilizing the scheme. And also, has the government given any thought to include outpatient expenditure also in the Yojana, as it creates a significant burden on the beneficiary? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब देश के कोई गरीब बिना इलाज से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर निकली हुई योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज से 8 साल पहले ओबामा ने वहाँ के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए ओबामा केयर योजना चलाई थी और दुनिया में पॉपुलर हुई थी। भारत सरकार की योजना मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है वो 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए हो, देश के और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और देश के मरीज उसका लाभ ले रहे हैं। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही कि आज देश में 4.5 करोड़ से अधिक लोग, गरीब परिवार के लोग, उसके यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई हो, ऐसी स्थिति में उसको कोई शाहूकार के पास जाना नहीं पड़ रहा है। 4.5 करोड़ लोग सीधा आयुष्मान भारत योजना के एनपैनलमेंट वाली हॉस्पिटल में गए, वहाँ उसका इलाज कराया, एक भी रुपया के बिना खर्च से इलाज होके वो स्वस्थ होके घर पे आ गए। ये हमारे देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सिक्योरिटी के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास है और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसी कोई भी अच्छे हॉस्पिटल, प्राइवेट भी हॉस्पिटल आए, जुड़े। सम्मानीय सदस्यों को, हमारे सांसद महोदयों को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हुई अस्पताल की मुलाकात करें और वहां कुछ कमियां आपको दिखाई दे तो अवश्य हमारे संज्ञान में लाए और जो प्राइवेट अस्पताल है वो भी एनपैनलमेंट करे, वो जुड़े और उसको भी प्रोत्साहित करें। उसको समय से हम पैसा दे रहे हैं, अच्छा पैकेज है, कोई घाटा वाला नहीं है। मैं बार बार हर महीने रिव्यू कर रहा हूं ताकि कोई पैकेज कम हो तो वो बड़ा हो, एक आवश्यकता के अनुसार हो जाए। जिस चीज हर महीने जो हॉस्पिटल के द्वारा शिकायत हमारे पास आती है, इस शिकायत को देखते हुए हम रिफॉर्म कर रहे हैं ताकि हर गरीब परिवार को अच्छा इलाज मिले। डॉक्टर हीना गावित। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बारे में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घट रहा है। माननीय मंत्री जी के बाद बहुत घटा माननीय मंत्री जी जो आपके समय में था। माननीय मंत्री जी, मैंने इनको अलाउ नहीं किया, आप क्यों जवाब दे रहे हो? धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र नंदुरबार में आग्रह करते मैं आपको अलाउ आयुष्मान करता भारत के कार्ड बनवाने के हमने कई कैंप्स
लगवाए हैं। मेरा क्षेत्र एक ट्राइबल एरिया है और 75% से ज़्यादा लोग ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर्स है। अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि SCCC 2011 का जो डेटा है उसके ऊपर आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी लिस्ट बनाई गई है। इसमें कई सारे बीपीएल कार्ड होल्डर्स छूट गए हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी बताया कि राज्यों को उन्होंने आगे जाके ये अधिकार दिया है कि जो लाभार्थी जोड़ना चाहे वो जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई नीति निर्धारित कर रही है कि जितने बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, SCCC डेटा से भी हम आगे निकल चुके हैं और सभी बीपीएल लाभार्थी है वो ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड हो जाता है और हर बीपीएल लाभार्थी को उसका लाभ ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन भी कोई छूट गया है तो हम उसको इंक्लूड कर लें। क्वेश्चन नंबर 142 श्री चंद्रशेखर साहू। माननीय मंत्री जी, जवाब सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने she has given a very elaborate and detailed answer, sir, and still then I have one small question. Sir, you know, the unit cost for food under the ICDS is now so low that there is no way in which a quality meal can be provided with that amount, sir. Sir, it is not sufficient to provide good quality nutritious food, and in fact barely sufficient to meet the inflation effect also, sir. Various piecemeal programs on malnutrition merely fulfill some kind of schematic requirement with no accountability for the final impact upon the child. Sir, through you, I would like to know from the Honourable Minister what steps have been taken by the Union government to provide sufficient funds to meet the inflation effect and fix accountability under various schemes. Sir, the question that the Honourable Gentleman seeks is pertaining to Poshan and the Anganwadi system. He has spoken about... I would, sir, through you, request the Honourable Member who stands here trying to ensure that I do not speak to score political brownie points to cease from an intervention while I'm trying to respond to an Honourable Member's. For him to presume that the gentleman is not a gentleman is an issue to deal between the gentleman and the so-called member. However, sir, for me to, with your permission, sir. He has a name. He holds his own name. He is a member and political masters he seeks to impress are duly impressed by his proclamations. I'm sure the political masters he seeks to impress are duly impressed, and he has received the accolades he so desired from the political masters he was trying to impress. Now, with your permission, sir, if given in a country where the parliament prescribes free speech, I be allowed to continue. Like I said, the gentlemen who are trying to create a ruckus for impressing political masters should now know that they have been duly noted. I will, sir, with your permission, now proceed to answer a question that has been duly asked by a gentleman. I would now say, sir, that when you look at the issue of accountability, what is the accountability that you so desire is sought and impressed upon by the government of India. Technology all Anganwadis in the country are enabled through the Poshan tracker, where data every day is put in by Anganwadi workers, including district administration, sir. Accountability, sir, is affirmed technologically and also in collaborative attempts with state governments, including district authorities, who tell us the infrastructural challenges and other cost challenges. However, sir, given the input received from states, district administration, and understanding the trends that we see in the Poshan tracker, adequate support is given to all states.
including when states and especially districts want to indulge in innovative practices to meet the challenge of malnutrition. I would, sir, through you also like to inform the House that our ministry does not work in isolation. 18 ministries collaborate to ensure that the Anganwadi system, and especially the challenge of malnutrition, is met through convergence of efforts. Honourable members, supplementary. Sir, the prevalence of anemia in majority of India's population, particularly among adolescent girls, women and children, is a major public health challenge and it should be tackled urgently. The use of double fortified salt has been proved by experts that use of double fortified salt has been one of the components to tackle the anemia problem among adolescent girls, women and children. Sir, respected Madam, during her tenure in Education Ministry, has issued advisory to states for use of this type of salt in midday meal programs, sir. Sir, I have also requested to the Honourable Minister that Odisha Small Industries Corporation, a unit of my state government called ODI Foods, has been producing this type of salt and able to fulfill the demand received by them. I would like to know from the Honourable Minister, sir, regarding the government proposal for similar advisory to states for the use of double fortified salt in her ministry's program. Sir, while I am going through the reply, it is there, sir. Honourable Minister has given fortified salt ke baad bhi she has given fortified rice, everything, and more than the question. But I want to know as a specifically this, sir. Sir, the Honourable Gentleman, since he calls me Madam respectfully, the gentleman calls me Madam respectfully, and I am grateful for the respect that he shows me. And now, since I'm being politically heckled, so that he can, since I'm being heckled politically for courtesies being shown in the House, it is quite unnatural for a gentleman to stand up and heckle a lady. However, sir, now to concentrate, sir, on the mudda on hand and not get discouraged from the political heckling of a gentleman. Let me just say this. I am grateful that it has been observed that what was desired from the answer is elaborately given. Insofar as a particular vendor goes, sir, I'm sure the House is aware, I cannot prescribe support to a particular vendor that would be going against CVC rules. So I'm sure that the fact that we have introduced relevant directions that support not only fortification but diet diversity would suffice, sir. Honourable Member Shri Girish Bhal Chand Bapat. Hasnain Masoodi ji. D. Ravi Kumar. Sir, I am here. Hasnain Masoodi ji. D. Kumar ji, बैठ जाइए. Sir, Honourable Minister will appreciate that we cannot devise policies unless we have a good idea about number of children in need of care and protection. I would like to request Honourable Minister to inform the House whether all the institutions, under whatever name, housing the children in need of care and protection, and particularly girl children, have been registered under the law, because unless and until you register, you cannot supervise and you cannot monitor their performance and you cannot ensure that the benefits under the law are made available to the children. Sir, this House has witnessed to amendments that we brought to the Juvenile Justice Act, and many members of this very House had pronounced their observation with regards to the said amendments, which includes the person who has just spoken up about the need to register, and this concern has been deliberated upon continuously by this very House. So I would like through you to inform the House that every district authority and every state government has been not only informed, but we have converged efforts to ensure that CCIs are registered. Those CCIs, sir, that were not registered have been shut down. And with the Juvenile Justice Amendment, we have brought forth new regulation where earlier, sir, an organization that put in an application to establish a CCI were have deemed to have received
an approval by the authorities. Now, under the new regulations, sir, till such time the district authorities, which includes police, does not verify the background of the organization that seeks to set up a CCI, till such time no such CCI can be set up. Including, sir, now the rules mandate that even people who are hired within such institutions as caregivers have to have a police verification, so that those individuals who have a history of crime, especially crime against women and children, are never taken into such organizations, thereby keeping our children in a dangerous environment. Shri D. Kumar. Respected Speaker, sir, the National Family Health Survey has exposed alarming percentage of children are stunted and wasted, particularly in my constituency, Viluppuram constituency, Tamil Nadu. A sizable population of children are wasted and stunted. I would like to know through you, sir, whether the Ministry has an idea to allocate more funds where the percentage of stunted and wasted children are high. And also, I would like to know that recently the Chief Justice of India has expressed the need of increasing the age under POCSO Act. I would like to know whether any plan to increase. Thank you. Sir, the member has asked two questions conjoined under one or two different subjects altogether. However, sir, with your permission, I would like to extend the courtesy of answering both. Insofar as the reconsideration of age of consent under POCSO, it is this very House that deliberated on this particular issue, and under this House's wisdom, the age of consent was decided. Hence, to revisit the wisdom of the House is currently not my purpose. Insofar as, sir, the question with regards to stunting, I would like to here highlight, I had done so earlier, that portion and the challenge of malnutrition is meant with the convergence of 18 ministries, which includes the Ministry of Health. The Honourable Minister of Health is seated right here in the House. Sir, one of the greatest challenges when it comes to stunting is the birth of a child outside an institution. Hence, to encourage institutional deliveries, the Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana has ensured that over 3 crore pregnant women have received over 12,000 crores into their bank accounts so that we can encourage institutional delivery of children. Post-delivery, the first 1,000 days of an entire child's birth cycle also is addressed through the Poshan Abhiyan, sir. Ganesh Singh ji, माननीय गणेश सिंह जी। तो पहले बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा विभाग चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चों एवं बालिकाओं के बेहतरी के लिए 3 बड़ी स्कीम चल रही हैं इस समय पर भारत सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन वात्सल्य स्कीम। मैं माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान उनका आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी सरकार मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाड़ी योजना चला रही है। 43 लाख बेटियां लखपति हो चुकी हैं। क्या ये स्कीम पूरे देश में वो लागू करेंगी? मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से लाडली लक्ष्मी योजना जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई तो न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी प्रशंसा न सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई बल्कि देश भर में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना अपने नेतृत्व में राष्ट्र भर में लागू कर रखी है, लेकिन साथ ही पुनः क्योंकि इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की यहाँ पर इस सदन में चर्चा की, मैं मध्य प्रदेश सरकार का विशेष अभिनंदन करती हूँ। बेटियों के समर्थन में इतनी अच्छी स्कीम उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख बहुत साल पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। प्रश्न संख्या 143 श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, प्रश्न संख्या 143। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष डॉक्टरों या उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोफेसर कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए क्या रूपरेखा है? माननीय अध्यक्ष जी, सारे सदन की
संज्ञान में मैं एक विषय लाना चाहता हूं, क्योंकि आयुष आज दुनिया की चर्चा की एक केंद्र बिंदु बन चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से और उनकी द्वारा जो ध्यान, जो आग्रह, जो उन्होंने महत्व दी है, इसके वजह से आयुष ने दुनिया में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये 5000 साल पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हिंदुस्तान का असली पहचान है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता सभी हमारी सभ्यता और संस्कृति का, परंपराओं का मूल्य है। तो मुझे लगता है कि आज आयुष की द्वारा मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। और जैसे माननीय संसद जी ने जो सवाल की है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको प्रमोट करने के लिए हमारी मंत्रालय क्या कर रहा है, तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूं। अब तक हम लोगों ने 26 देशों का साथ कंट्री टू कंट्री MOU की है और 40 नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का साथ भी MOU की है कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए, और 15 विदेशी अलग अलग विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने शहर स्थापना की है। और विदेश की विद्यार्थी हर साल 160 विद्यार्थी हिंदुस्तान की अलग अलग हमारे जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाई के लिए, उनके लिए हम स्कॉलरशिप व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कुल मिला के आज कुछ दिन पहले जैसे गोवा में 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 7 दिन का कार्यक्रम हुई। आप लोगों ने देखा है कि इस कार्यक्रम में कुल मिला के 40। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का यही निर्देश है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो 7 दिन का कार्यक्रम ये बहुत सफल रहे। ऑल टुगेदर 400 डेलीगेट्स from 43 nations, they took part in this 4-day session, and from there, on the day of validity session, Honorable Prime Minister has dedicated 3 numbers of world-class institute in the 3 systems, Unani, Homeopathy and Ayurveda. This is what the ministry is functioning under the guidance of Honorable Prime Minister. Thank you. घनश्याम लोधी जी, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। चलिए, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। माननीय सदस्य आप सप्लीमेंट्री पूछ ली? ओके। MK विष्णु प्रसाद, जो प्रश्नकाल के अंदर जिनको अलाउ नहीं करूंगा और जबरदस्ती खड़े हो जाएंगे ना, उनको कभी अलाउ नहीं करूंगा। Thank you, Mr. Speaker. The entire world has witnessed the horrible dance during COVID. And so many medicines were tried. But it was one of the best medicine was proven was Kabasura Kudineer from Tamil Nadu in Siddha medicine. So I think you have also made a lot of research and submitted the research materials. Since we are talking about international cooperation and the COVID-like diseases are infectious and transmitted globally, is the government having any specific programs to exchange the research materials and to do more research on Siddha medicines, which will be useful for the entire nation? Thank you very much. Respected Chairman, Sir, Speaker, Sir. So, regarding the integrative system of medicine, under the direction of Honorable Prime Minister, both the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Ayush, now we are joining hands and working together to make the availability of both the system of treatment as well as medicine, right from AIMS to the state level, district level, CSC, primary, up to the sub-center level, and also the health and wellness center. So this is how we are working, so that like both the ministry
have the common goal, that is to prevention of disease and preservation of human health and promotion of human health. As we have the common goal, that is why we will have to work together. And that is what Honorable Prime Minister has directed to both the minister, and we are working on this line. And for your information, SIDA system of medicine, Kabasura Kudiner, of course, I agree with you. It's played a big role, particularly in the prevention of human health during the COVID-19 pandemic. It was a very, very useful product. And for the promotion of SIDA also, this ministry is working. Shri Honorable Member E.T. Mohammad Bashir. Sir, thank you very much. Sir, Kerala is known as the paradise of Ayurveda. The slogan of this era itself is return to nature. In such a situation, Ayurveda will have to play a pivotal role as far as health sector in this country is concerned. Sir, around 4 million people are coming to India every year for Ayurvedic treatment. Their first choice is Kerala only, sir. Sir, what I am asking is, in spite of all these favorable points for Kerala, our humble submission, our reasonable demand for Ayurveda University at Kerala is still neglected, sir. Because we had enough discussion, an officer was appointed, but nothing has been moved. What I am saying is, my humble submission is, considering the Kerala's importance, we are talking about the infrastructure, international level. That also Honorable Member, please. That also Honorable Minister. Honorable Minister may kindly state whether he will show a kind of strategy in this case. Please, Member. Respected Speaker, sir, Honorable Member of Parliament, as a senior member of this House, I pay my respect to you, and your definitely concern is very relevant. But up till now, there is no proposal on the part of the State Government of Kerala. So I believe this is the position at this moment, and I appreciate whatever available treatment system we have, particularly in the traditional system of medicine in Kerala. It is always praiseworthy. And the people not from the country, also abroad, they are taking a lot of treatment, and in the recent past, you all know how the former Kenyan Prime Minister daughter got her eyesight back after going through the treatment in the Kerala institution. It is a unique contribution, no doubt about it. Thank you. Honorable Member Shri Sudhir Bandyopadhyay ji. Honorable Member. Sir, I had the opportunity to be in this ministry for some time. So Ayush, I know Ayurveda, Yoga, Unani and Siddha. So in different states, it has different type of influence. As a homeopathy is best in West Bengal throughout the country. Siddha is accepted to Karnataka and few other states also. Ayurveda is there, Kerala was telling Ayurveda is also favorable. Sir, in West Bengal, we have a Unani college with a hospital. Minister, in Kolkata city, we have a very well-established Unani college and hospital. But that is suffering with a huge financial crunch. Whether Government of India can look into the issue, can take up the issue with the state government and provide them some financial assistance by which this very beautiful accepted institution can survive. Respected Speaker, sir, there is a provision that if the state government send a proposal to the Ministry of Ayush through a state annual action plan, under that circumstances, this ministry can look into the matter. Thank you. Question number 144. Question number 144. Dr. Venkatesh Neta Boral Kunta.
माननीय मंत्री जी, सर सभा पटल पर रखा गया है। ऑनरेबल मेंबर श्री MVV सत्यनारायण, श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। सब ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बल्क ड्रग पार्क्स का बारे में, बल्क ड्रग्स जो है ना अभी भी जो है ना कंट्री में काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहा है। उसके लिए जो है ना हमारा तेलंगाना स्टेट ने उसके लिए अप्लाई किया है और विद इन द टाइम अप्लाई किया है। तेलंगाना मेनली जो है ना हैदराबाद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। हम लोगों का कोरोना का टाइम में भी वैक्सीन जो है ना मैक्सिमम वैक्सीन हैदराबाद से प्रोड्यूस किया है एंड फार्मा का कंपनीज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है और बल्क ड्रग पार्क्स के लिए राइट प्लेस है और उसके लिए हम लोग राइट टाइम में उसको जो है ना हम लोग अप्लाई किया है और अभी चाइना से काफ़ी कुछ हम लोग बल्क ड्रग जो है ना इम्पोर्ट कर रहा है और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर भी एग्री किया है अपना रिप्लाई में। हम लोग काफ़ी कुछ इम्पोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट रोकने के लिए हम लोग बल्क ड्रग पार्क्स के लिए हम लोग एंकरेज कर रहा बोल के हमारा तेलंगाना के लिए सब फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा तेलंगाना के लिए हैदराबाद का बल्क ड्रग को जो है ना हम लोग अप्लाई किया, उसको दे रहा नहीं दे रहा है, अगर कब तक दे रहा है तो कब तक दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बल्क ड्रग पार्क यानी कि API देश में बनना बहुत आवश्यक है। आज देश में 12,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज है और फॉर्मुलेशन बनाती है, लेकिन जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में हमें बेसिक केमिकल चाहिए। बेसिक केमिकल्स के बाद की स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और उसके बाद API यानी कि बल्क ड्रग। आज के दिन में देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है। 33,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहा है और 35,000 करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में हमें बल्क ड्रग देश में ही बने। इसलिए जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त हमने देखा कि देश ने कई ऐसे API है, कई ऐसे बल्क ड्रग है जो हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रखना पड़ता है। ऐसे 41 API हमने आइडेंटिफाई किया था और देश में ही वो API बने, उसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च किया। PLI 1 और PLI 2 के माध्यम से 41 API इंडिया में ही बने, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा बात इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि जब API के लिए हम PLI स्कीम लाए, ये PLI स्कीम में हमने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित किया था और एक बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करना था। उसके लिए हमने सारे स्टेट से एप्लीकेशन मंगवाई थी और कई क्राइटेरिया रखा था। उसमें कुल मिला के 13 स्टेट से एप्लीकेशन आई थी और 13 स्टेट के जो एप्लीकेशन आई है उसका इवेल्युएशन किया गया और उसके आधार पर माननीय सदस्य ने जो कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में हैदराबाद में जो एप्लीकेशन आई थी उसको भारत सरकार ने अप्रूव किया है। 1,000 करोड़ रुपया हैदराबाद के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल और गुजरात 3 स्टेट का बल्क ड्रग पार्क के लिए एप्लीकेशन को इवेल्यूशन के बाद अप्रूव किया गया और 300 करोड़ रुपया प्राइमरी बेस पर दिया भी गया। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि एक ये महत्वपूर्ण योजना में देश के 13 राज्य ने अपने सहमति दी थी, उसमें से महाराष्ट्र राज्य भी था और महाराष्ट्र राज्य के तरफ से रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की मांग की थी और उसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो भी देने के लिए पूरी तैयारी रखी थी। लेकिन और मेरी जानकारी से जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, ये स्पष्ट हुई थी कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना होगी, लेकिन ऑन ऑफ सडन में कुछ ऐसी जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बल्क ड्रग पार्क को रद्द की गया। क्या मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना को यानी महाराष्ट्र के हिस्से में आने वाला बल्क ड्रग पार्क आपने रद्द यानी स्थापित न करने के कारण क्या हो सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जरूरी है कि बल्क ड्रग पार्क का उपयोग करके देश में बल्क ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करे। सवाल पॉलिटिकल नहीं है। पहले ये सिस्टम चलती थी कि पॉलिटिकल बेस पर हम प्रोजेक्ट दे देते थे और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं था। लेकिन बल्क ड्रग पार्क कहाँ देना चाहिए उसके लिए एक सूची तैयार की गई थी, जहाँ इकोसिस्टम हो,
जहां व्यवस्थाएं हो, जिस टाइप की यहाँ जो बिंदु दिए गए थे कि इतनी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, और उसका एक डिटेल इवेल्यूएशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और एक इवेल्यूएशन के बाद एक सेक्रेटरीट लेवल की कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके बल्क ड्रग पार्क कहाँ देना है, उस मेरिट 1, 2, 3 तैयार किया गया और उसके आधार पर दिया गया है। ये कोई डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, कोई जगह पे रद्द नहीं किया गया है। जहां दिया गया है उसके लिए बहुत जरूरी होता है जहां क्लस्टर हो, जहां इंडस्ट्रीज हो, जहां बेज हो, जहां रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो, जहां इकोसिस्टम बनी हुई हो, ऐसे प्लेस के लिए मार्किंग सिस्टम बनाई गई थी और ये मार्किंग सिस्टम के आधार पर बल्क ड्रग पार्क दिया गया है। और मेरी अपेक्षा है कि 3 बल्क ड्रग पार्क बनने से देश की एपीआई की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और देश को इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी रखनी पड़ रही है वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 145 और 148 समान प्रश्न है, इन दोनों को क्लब किया जाता है। सर क्वेश्चन नंबर 145 सर 145 माननीय मंत्री उत्तर सभा पटल पर रख दिया। माननीय सदस्य सर, the elaborate answer has been given by the ministry, sir. The availability of molecular diagnostic has been scaled up to 4,716 machines covering all districts in the country, sir. I would like to know how many such machines are there in Karnataka, whether all the machines are operational and giving service to the affected people. And second supplement is that what are the steps taken by the government to eliminate TB in children? ऑनरेबल स्पीकर सर, सदस्य ने जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक को लेके सवाल पूछा है, तो मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आज हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक को बढ़ावा देके 4,760 मशीन्स अवेलेबल किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इंक्लूडिंग कर्नाटका। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार की नीति है कि जल्दी डायग्नोस्टिक बने, डिटेक्ट हो, ताकि उसका ट्रीटमेंट बने। सर जो क्वेश्चन मूल प्रश्न है वो है रेजिस्टेंस को लेके, एमडीआर। सर तो सरकार का कहना ही यही है कि बिफोर वो रेजिस्टेंस पकड़ा जाए, इसीलिए सर ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का काम हर एक ज़िले तक पहुंचा है। दूसरा सर, सदस्य ने चिंता जताई है कि टीबी के पेशेंट्स इन पीडियाट्रिक्स बच्चों के लेके। सर हमारी नोटिफिकेशन में जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो नोटिफाइड केसेस करते हैं, तो वो केसेस अभी हमारे डायग्नोस हुए हैं लगभग 20.98 लाख्स जो कि डिटेक्ट हुए हैं और नोटिफाई हुए हैं, इंक्लूडिंग सर पीडियाट्रिक्स। तो सर जैसे ही जहाँ पे भी वो डिटेक्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग व्यवस्था बनी है और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत द स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू HWC ऑल्सो। सर कर्नाटक में आपने जो पूछा है कि कितने मशीन्स है, सर तो वो अभी मशीन्स है सर लगभग 200 के करीब वो मशीन्स लगे। धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 148 राहुल रमेश शिवाले, इसके बाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019 और 2021 के बीच रोग सूचक आबादी के एक विशाल समूह 64% ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं लिया है। गुमशुदा मामलों को खोजने के लिए गहन जमीनी अभियान चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लापता मामलों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, सदस्य ने बहुत ही टीबी पेशेंट के बारे में खोजने के बारे में जो चिंताएं जताई है, मैं आपके माध्यम से सर सदन को भी ये कहना चाहूँगी कि टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, इसमें हम सब में आके अवेयरनेस हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, उसमें आगे आके काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग योजनाएं दी है, जिसमें और इम्प्लीमेंट आगे बढ़ा है, जैसे कि टीबी नोटिफिकेशन। सर जैसे ही हमने देखा कि 20,98,000 अभी नोटिफिकेशन हुए हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छी मदद की है कि जो अभी 6 टाइम्स बढ़ी है गत 8 वर्षों में। उसके अलावा जो घर घर आपने बोला कि टीबी के डायग्नोसिस के लिए, तो हम डोर टू डोर जाके भी आज गांव-गांव में पहुंच के वो डिटेक्शन को लेके स्क्रीनिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सर नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे में ये प्रिवेलेंस सर्वे भी आज लगभग हमारी अलग अलग
कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल टीबी डिवीजन से डिटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। निक्षय पोषण योजना के तहत हम लोग जो डीबीटी के माध्यम से पेशेंट को मदद करते हैं, उससे भी कुछ ट्रैक होते हैं। फैमिली को ट्रैक करते हैं जब पेशेंट डिटेक्ट होता है तो। एक्टिव केस फाइंडिंग्स का आपने सवाल उठाया तो वो भी हाउस टू हाउस करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग हो या फिर सब नेशनल डिस्ट्रिक्ट फ्री सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग अवार्ड भी देते हैं ताकि उससे ज़्यादा काम हो और वो अवार्ड से वो काम और आगे बढ़े। सर, इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उसका उद्घाटन किया वीसी से, तो वो यही था कि हम उससे जुड़े और हम एक अडॉप्ट करें हमारे पेशेंट को और हम उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दें, वोकेशनल सपोर्ट और डायग्नोस्टिक सपोर्ट दे। और हमारे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी सर कि हमारे अनेक अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने इंक्लूडिंग हमारे सदस्यों ने बहुत आगे आके काम किया है, वो पेशेंट को अडॉप्ट भी किया है, तो ये एक अच्छी सहभागिता रही है। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री से ये उत्तर हासिल हुआ है कि द एस्टिमेटेड टीबी केसेस फॉर द ईयर 2021 globally and in India is 106 lakhs and 29.5 lakhs respectively. I want to know through you, sir, whether these are active cases or new cases. In any which ways, this is the 1/3 of the global burden. It's from India. तो कोरोना के पैंडेमिक टाइम पे हम लोग देख चुके हैं कि क्या वॉर फूटिंग पे हमने वैक्सीन बनाए जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करा है। तो अगर हम 2025 में टीबी मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं तो ये वॉर फूटिंग पे टीबी वैक्सीनेशन का काम करने की सोच कोई गवर्नमेंट रख रही है क्या? क्योंकि अभी जो नए केसेस हम देख रहे हैं वो यंग एडल्ट्स है जिनमें शायद बीसीजी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसका इफेक्ट कम होने के बाद ये इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने देश में ग्लोबल गोल तो ऐसा है कि 2030 में देश को दुनिया में से टीबी मुक्त हो, लेकिन हमने 2025 दिसंबर तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का कल्चर, हमारी जीवन पद्धति अलग है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य ये कोई कॉमर्स नहीं है, हमारे यहाँ सेवा है और देश की जनता स्वास्थ्य क्षेत्र में सहभागिता करती है। ये ताकत को देखते हुए 2025 अंत तक देश में ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के लिए हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में कार्यक्रम निश्चित किया और हमने कहा कि देश में आज तक जो 12 लाख टीबी पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ था, ये 12 लाख टीबी पेशेंट को क्या हमारे देश के नागरिक, सरकार की ओर से उसको फ्री मेडिसिन दी जाती है, सरकार की ओर से उसको निक्षय पोषण योजना के अनुसार उसको आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले, उसकी कोई देखभाल रखे, उसको कोई प्रोत्साहन करे, उसके लिए हमने निक्षय मित्र 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और देश को आह्वान किया कि आइए कॉर्पोरेट सेक्टर, आइए जन प्रतिनिधि, आइए पॉलिटिकल पार्टी, आइए इंडिविजुअल लोग, आइए एनजीओ और हर टीबी पेशेंट को अपने गोद ले लो। सभी की सूची, व्यक्तिगत नाम नहीं दिया, लेकिन कौन से ब्लॉक में, कौन से हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में कितने पेशेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 14 दिन में 44,000 लोग आगे आए और 12 लाख टीबी पेशेंट को गोद ले लिया। हर दिन मैं देखता हूँ, हर दिन रेगुलर कोई न कोई हमारे गवर्नर साहब, कोई न कोई हमारे विधायक जी, कोई न कोई हमारे सांसद, कोई न कोई एनजीओ, वो हमारे टीबी पेशेंट के घर पे जाते हैं, उसको किट बांटते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या आपने मेडिसिन लिया, आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो उसको प्रोसेस करके लिलवा रहे। तो देश की जो कुल ताकत थी, ये ताकत को उपयोग करते हुए हेल्थ के साथ देश की जनता का जो जुड़ाव है और मदद करने की हमारी जो भावना है, इस शक्ति को बाहर लाने के लिए हमने प्रयास किया, उसमें सरकार को सफलता मिली है और उसके आधार पे मैं इतना कह पाऊंगा कि 2025 अंत में भारत टीबी मुक्त हो जाएंगे। अभियान सही दृष्टि से चल रहा है। सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने टीबी अधिकारी के साथ बातचीत करके आपके यहाँ
जो टीबी पेशेंट है उसको गोद लेना या तो लिलवाने के लिए व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि देश में हर साल 1.5 लाख लोगों का मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, वो बच जाएंगे और देश को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, उसके परिवार को फायदा होगा और देश टीबी मुक्त होगा। अधीर रंजन चौधरी जी। नहीं, मंत्री जी बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे कि सारे मंत्री और बड़े बड़े लोग सब जाते हैं टीबी पेशेंट को देखने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। फिर भी टीबी तो इन्फेक्शस एक डिजीज होते हैं, पता नहीं भगवान जो गए थे जरूर उनको स्वस्थ रखे हैं। मैं जिस विषय पे चर्चा बोलना चाहते हैं सर, मेरा सवाल यह है सर, सवाल इस विषय को है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक मिनट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ओके, अच्छा, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो नए दवा मिले हैं उसका नाम होते हैं कि डेलामानिड एंड बेटाक्विलिन, लेकिन खबर मिल रही है कि इसका काफी किल्लतें बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? और इधर आप जवाब में कहते कि सारे अवेलेबल है। मुझे सवाल यह कि ये सारे आम लोगों के लिए एक्सेसिबल है? मंत्री जी, आप बड़े बड़े डॉक्टर, सर आप बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आपको आप अभी अभी पोषण के बारे में बोलते थे, तो हिंदुस्तान में 101 सूची में भूखमरी में आ गए हम लोग। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन हमारे देश में है और ये टीबी रेजिस्टेंट ड्रग की किल्लत है। तो मैं ये सवाल, मेरा ये पॉइंटेड सवाल सर, पॉइंटेड सवाल ये है कि ये जो मेडिसिन की बात हो रही है डालामेनाइड एंड बेटाक्विलिन, ये पेटेंट में है या ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पे है? ये आपको मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि पेटेंटेड है, ये नेशनल लिस्ट पे है? सर, आदरणीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के सरकार के क्या प्रयास चल रहे हैं, तो मैं ये सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने ये सुविधा दी कि ये ट्रीटमेंट पहले होता था, उसके बाद डिटेक्ट होते थे, उसके बाद उसमें फिर सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट पे आते थे। आज सर सरकार ने ये सुविधा दी है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ के हम पहले ही वो डायग्नोस्टिक में ही बिफोर ट्रीटमेंट ही ड्रग रेजिस्टेंस पकड़े। दूसरा सर, आपने जो कहा है कि ये जो सेकेंड लाइन का आपने बेडाक्विलिन और डेलामेंट के बारे में, सर ये अवेलेबल है सारे सरकारी अस्पताल में, ये क्योंकि ये कॉस्टली है जैसे आपने कहा, तो ये अवेलेबल है टू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और हमारी सरकार की यही नीति है कि सर ये प्राइवेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट इसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। पेशेंट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में आए, इसको पेशेंट को सर एक तरफ आप ही कहोगे कि ये कॉस्टलियर है कि पेशेंट को बाहर लेना है सर, तो ये हमें आइसोनियाजाइड जो अपने जो सेकेंड लाइन मेरे पास लाइन लिस्ट है सर, वो सरकार ने हमने अवेलेबल कर दी है। हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट को वो मिले सर, पेशेंट को मिलना हमारी प्राथमिकता है सर ये अवेलेबल है सर, भारत सरकार ने ये कॉस्टलियर ड्रग अवेलेबल कर दी है सर, पेशेंट को उपलब्धि करवाना ही हमारा प्रयास है सर फ्री में दे रहे हैं सर। एक मिनट माननीय अध्यक्ष, आप कोई भी माननीय सदस्य और मंत्री जी कभी आपस में बात नहीं करें, माननीय आसन से ही के माध्यम से ही बात पहुंचाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आपने जवाब दे दिया, अवेलेबल है, खत्म हुई बात सर। ये सर फ्री में अवेलेबल सर, ये फ्री में सर गवर्नमेंट इसको फ्री में दे रही है, फिर भी माननीय सदस्य प्राइवेट में उसे क्यों लेना चाहते थे, मुझे तो अभी पता नहीं चला कि जब फ्री में दे रही है सरकार और प्राइवेट में क्यों लेना है सर, फ्री में सरकार दे रही है। क्वेश्चन नंबर 146 पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी 146 सर। उत्तर सभा पटल पर रखा है Sir, whether the Ayurvedic system of medicine has got any international recognition and whether the medicinal use in the system has got any international standard? माननीय सदस्य ने अपने आयुष डिपार्टमेंट में स्पेशली आयुर्वेदिक में जो हमारी जड़ी बूटियाँ है और जो आयुष सर्विस है, आयुर्वेदिक सर्विस है, वो उसका बारे में पूछा है। तो हमारा आयुष डे बाय डे एज ए बजट भी और सर्विस इंस्टीट्यूट मेडिकल स्टूडेंट सब जगह तरक्की कर रहा है। तो उसका पार्ट में
हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी काफ़ी इंस्टीट्यूट में उसमें स्पेशली जो अमेरिकन हर्ब एसोसिएशन है उसके साथ हमारा MOU और उसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हम प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए ये हुआ है। ऑनरेबल मेंबर। Sir, many complaints have been received about the fake practitioners and medicines used. Does the government intend to take strict legal action against the fake practitioners who are not qualified in the treat patients? माननीय सदस्य ने फेक या तो क्वेक डॉक्टर्स के बारे में पूछा है। तो क्वेक डॉक्टर अगर कोई मरीज की ट्रीटमेंट करेगा तो मरीज का बीमारी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन बीमारी बढ़ेगी या तो और भी पोजीशन खराब हो जाएगी, तो शायद उसको मोर्टालिटी भी हो सके। इसलिए हमने NCISM एक्ट के अंडर प्रावधान स्ट्रिक्ट रखे कि कोई भी फेक डॉक्टर ये पूरा इंडिया में ना रहे और फेक प्रैक्टिस भी ना कर सके, इसलिए NCISM ने सब अपने प्रोविजन रखा है। क्वेश्चन नंबर 147 श्री सुनील कुमार सिंह। उत्तर सदन के पटल, उत्तर सदन के पटल। माननीय मंत्री पहले उनको बोलने तो फिर आप बोलना। 147 क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी उत्तर सदन के पटल पर रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड में 515 ई न्यायालय चालू किए गए हैं, जिसमें से 65 मेरे लोकसभा क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिले में। कोविड-19 महामारी के दौरान ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से कार्यों में वृद्धि हुई है। फिर भी देश के न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने अदालतों को पेपरलेस बनाने और उनकी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो व्यापक उपयोग का प्रस्ताव दिया है, उस पर सरकार की आगामी कार्य योजना क्या है? माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का नारा है, उससे अदालत भी अछूती नहीं रहेंगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कानूनी कागजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक ई फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। यह वकीलों को 24/7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचाने और अपलोड करने की अनुमति देता है, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्नत संस्करण 2.0 भी तैयार किया गया है, जो अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसमें एडवोकेट्स पोर्टफोलियो, एडवोकेट्स क्लर्क, एंट्री मॉड्यूल कैलेंडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण आदि जैसी उन्नत विशेषताएं। मामलों की ई फाइलिंग में कोर्ट फीस के ई पेमेंट की भी सुविधा को ध्यान में रखा गया है, जिससे कोर्ट फीस, जुर्माना, दंड शामिल है, जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। मामलों की ई फाइलिंग में न्यायालय शुल्क के ई भुगतान की सुविधा की आवश्यकता होती है। https pecourts.gov.in के माध्यम से कोर्ट फीस, जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है। अदालती शुल्क और अन्य भुगतानों के इलेक्ट्रॉनिक संग्रह की शुरुआत के लिए मौजूदा न्यायालय शुल्क अधिनियम में उचित संशोधन की आवश्यकता है। जो लाइव स्ट्रीमिंग के मामले में माननीय सदस्य महोदय ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश में कार्रवाइयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्रवाई में शामिल होने की सहूलियत मिलती है। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया SOP बनाने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति की देखरेख में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मॉडल नियम तैयार करने हो तो एक उप समिति का भी गठन किया गया है। उक्त नियम के दिशा निर्देशों को रिपोर्ट एवं सुझाव के लिए उच्च न्यायालयों की कंप्यूटर समिति को भेज दिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूँगा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, उससे हमारे जूनियर एडवोकेट्स को अपने घर में बैठ के, अपनी अदालतों में बैठ के सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में की जा रही हियरिंग को, गवाहों के तरीकों को, एविडेंसेस को, सीनियर वकील्स की बहस को, इसको बहुत अच्छी तरीके से उनको सीखने का भी मौका मिल रहा है। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति